सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज इस अहम केस का फैसला अडियाला जेल में सुनाना था। अब यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सिर बट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। और PTI से अहमद वैसे हमारे साथ होंगे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चूँकि कानूनी इशू है तो हम हाफिज़ भाई आपसे शुरू करना चाहेंगे। हाफिज़ एहसान साहब, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार मौखिर हो गया है। तो PTI वाले तो मौक़िफ़ दे रहे हैं कि ये फैसला सुनाने की हिम्मत ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद अवैस साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं इस चीज़ के अंदर है कि जब भी आप कोई क्रिमिनल मैटर्स को डिसाइड करते हैं तो उसका एक प्रॉपर एक सेक्शन है जिसको कहते हैं सेक्शन 366 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके अंदर जब ट्रायल कंक्लूड कर दिया जाता है तो या जज मौके पे सेंटेंस या जजमेंट जो भी है उसको अनाउंस करता है, और अगर नहीं है तो वो टाइम दे देता है कि जी फ़लाँ डेट को जो है मैं उसको अनाउंस करूँगा, और अगर फिर भी वो नहीं होता तो एक और भी डेट देता है। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या अनयूजुअल चीज़ें नहीं है कि जिस तरह हो। एक पहले आया, जज साहब को चाहिए था कि जब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में छुट्टियाँ थीं तो वो ना वो डेट देते। अब दूसरी डेट पे आया कि जिसके अंदर 6 जनवरी डेट आई, उन्होंने कहा जी मैं ट्रेनिंग पे था। अब ये है कि PTI जो थी बार बार कह रही थी जी फैसला दें फैसला दें फैसला दें। अब ये है कि जिस एक्यूज़ की मौजूदगी के अंदर उन्होंने फैसला देना है वो जेल की कस्टडी में है, लेकिन वो आ नहीं रहे और वो कह रहे हैं फैमिली लेके आए। जो वाइफ हैं वो आ नहीं रही। 6 इसके अंदर एब्सकॉन्डर्स हैं। और अगर जज साहब फैसला सुना देते जो उनकी लीगल कॉम्पिटेंसी है तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होनी थी कि जी देखें जी हमारा पहला भी फैसला था वो जज ने हमारी गैर मौजूदगी में सुनाया था और ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, और आज भी जज ने इस तरह ही किया है। तो मेरा ख्याल है कि जज ने एक रीज़नेबल डिसीजन इस मामले के अंदर जुडिशल रिस्ट्रेंट किया है कि जी मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए, मैंने आपको कॉपीज़ देनी थी, जिस हक में भी फैसला आया जो 371 CRPC है, आप नहीं आए, मैं आपको एक मौका देता हूं। अब अगली डेट के ऊपर जो है वो मौका जो है उन्हें दे दिया गया। अगर वो नहीं आएंगे तो वो जो भी अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड है या जो उन्होंने समझा है कि प्रोसिक्यूशन सक्सीड हुई है या डिफेंस ने उस केस को डेंट डाला है, वो एक फैसला कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको अनयूजुअल करके ये कहना कि जी शायद जज जो है वो करना चाह रहा है, कुछ करने नहीं दिया जा रहा, या जजमेंट जो है वो क्यों नहीं आ रही। जजमेंट आएगी जो अगली डेट के अंदर आएगी, और उसको इस पॉलिटिकल डायलॉग से जोड़ के कहना कि जी ये अब 31 खुद PTI ने डेट दी है, खुद इन्होंने कहा है कि जी अगर कोई जजमेंट आएगी चाहे हमारे खिलाफ आए उसका इस डायलॉग का इफेक्ट नहीं आएगा। तो 17 तक तो डायलॉग तो मुकम्मल नहीं होंगे। अब 17 को ये है कि एक साथ यानी जो भी फैसला होगा डायलॉग चलते रहेंगे। इस बारे में बाद में बात करेंगे ना, वो गवर्नमेंट भी इस पर कमिटेड है, PTI के स्पोक्स पर्सन भी कमिटेड है। अब ये सर, ये अभी तक की सूरत हाल है, अगर फैसला खिलाफ आता है तो देखते हैं मुज़ाकरात क्या हो। तो देखें ना, फैसला ये है PTI का कोई तो रिएक्शन होगा ना अगर खिलाफ आता है। ये जो डेट है इसके ऊपर ये कह रहे थे, नैरेटिव ये था कि जी फैसला आना चाहिए। अब इन्हें भी पता था कि जज के सामने एक्यूज का होना जरूरी है। अगर फैसला लेना था तो अंदर से वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो फॉर्मर है वो भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते भाई, इस पर भी एक और पहलू भी डिस्कस किया जा रहा है। PTI वाले सोशल मीडिया पे बड़ा ये खुलकर बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का हवाला दे रहे हैं कि जब उनके खिलाफ फैसला आया था तो वो पाकिस्तान में नहीं मेरा ख्याल जज के पास तीनों नहीं, जज बात की जा रही है ना, देखें ना, देखें जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनके फैसला जो उनके एब्सेंस में आएगा, ठीक है। अब दो कैटेगरी, एक वो कैटेगरी है कि जो आपकी कस्टडी में है और दूसरे आपकी कस्टडी के अंदर नहीं है लेकिन आपके को एक्यूज्ड है। अब इसके अंदर तीनों कैटेगरी आई हैं। इसके अंदर कैटेगरी एब्सकॉन्डर्स वाली भी है जो 6 बाहर हैं। इसके अंदर वो कैटेगरी भी है कि जो बेल के अंदर तो हैं लेकिन वो किसी और केस के अंदर कस्टडी के अंदर है। तीसरी वो है कि जो बेल के ऊपर है। कंपैरिजन बिल्कुल बेतुका किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए। एक ये नहीं है, और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि जज ने अपने आप को बचाया है कि अगर एक जज ने गैर मौजूदगी में फैसला दिया तो सारे जजमेंट के जो मेरिट्स थे उनको एक साइड पे कर दिया और कहा गया कि जज ने गैर मौजूदगी में सुनाया, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। लॉ इजाजत देता है, उसने अगर एक टाइम दिया है और उस टाइम के बाद अगर वो ये नहीं आएंगे तो वो फैसला सुना देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी ये लीगल ऐसा इशू नहीं है। हाँ पॉलिटिकली तो है ना, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्कुल आएगा कि देखें जी जज सुना नहीं रहा। अब जज ने तो आज ये भी कह दिया है कि मैंने फैसला लिख के साइन कर दी है, ये मेरे पास मौजूद है और ये आ नहीं रहे।
अब उसके अंदर रद्दोबदल की तो गुंजाइश नहीं है ना कि जी आप ये कहें, चूंकि हमने हर चीज के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसको आगे ले आए हैं और जो असल क्वेश्चन है हम उससे हट जाते। असल क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनके जो क्लोज ईडी थे उन्होंने पाकिस्तान के लॉ या रूल्स या वायलेशंस की है या नहीं, या क्या ऐसी अमाउंट जो थी जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके गई थी और बरतानिया जिसकी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की हम कहानियां सुनाते हैं, उस मुल्क के अंदर उस अमाउंट को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे जज किया गया और उसके अंदर एक मिसरिप्रेजेंटेशन की गई कि ये स्टेट बैंक का जो अकाउंट है ये पाकिस्तान का अकाउंट है, और वो जो सिविल लायबिलिटी थी बैरिया टाउन की उसके अंदर एडजस्ट करवाने की कोशिश की, फिर एक रेसिप्रोकल आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे। तो मेरिट्स पे कोई बात नहीं करेगा, वो इसलिए मेरिट्स पे नहीं बात करेगा चूंकि उसके अंदर एक लीगल जस्टिफिकेशन जो है वो एक मेरा ख्याल है कि वो सीरियस चैलेंजेस जो हैं। अब दूसरा एक प्रोसीजर का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक साल जजमेंट नहीं अनाउंस की जाती, ये अहमद अवैस साहब इसके विटनेस हैं, हाई कोर्ट ये हाल है। तो जज अगर 7 दिन आगे चला गया है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात है कि उसने अपने आप को एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म से बचाया है कि जो आज सबसे पहला सवाल और जवाब जब आपने करना था तो यही होना था जी सजा ही गलत है, ये आइन के खिलाफ है, उसने वेट नहीं किया, उसे इंतजार करना चाहिए तो अगर इंतजार कर लिया है तो कुछ तो क्रेडिट उसको दें एज ए जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, कहीं ना कहीं यानी मुतमईन हो, कहीं ना कहीं सैटिस्फाइड हो। ठीक है, अच्छा जी सर, अदालत ने तीसरी बार ये मौखर किया फैसला और आज जिस वजह से मौखर हो वजह भी सामने आ गई, लेकिन उंगलियां हुकूमत पे उठ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हाफिज़ साहब ने कई बातें आपको बता दी और बिल्कुल ठीक है। लीगली आपने जिक्र किया कि वो कंपेयर कर रहे हैं जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी उनकी गैर मौजूदगी में साथ। देखें मियां नवाज शरीफ साहब ने जज बशीर से मेरा ख्याल है जब ये हुआ था वो उस वक्त लंदन में थे, अपनी उनकी वाइफ जो थी वो कोमे में थी। साहब ने अपने वकील के ज़रिए कहा कि मैं आज जो तारीख वो जज साहब ने दी थी उन्होंने कहा जी कि और 2-3 दिन में मैं अपनी बेगम को इसी हालत में छोड़ के आ जाऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अदालत में खड़ा हूँ, चाहे मुझे अदालत बरी करे या सजा दे, मैं खुद सुनना चाहता हूँ। लेकिन जज बशीर ने इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने गैर मौजूदगी में सजा सुना दी। फिर मियाँ साहब वहाँ से लंदन से पाकिस्तान आए अपनी बेटी के साथ और अदालत में जाके पेश हुए, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये कंपेयर करना, इमरान खान तो जेल में है, वो आ नहीं रहा सजा सुनने, और मेरा कायद कह रहा था कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, सजा भी मुझे पता है झूठी मिलेगी, लेकिन मैं वहाँ खुद जाके सामने पेश होके और सुनना चाहता हूँ। तो ये एक चीज़ है। बाकी बात यह है कि वो जो केस है 190 मिलियन का इतना ओपन एंड शट केस है कि उसमें पैसा पकड़ा गया यूके में, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा, उधर इन्वेस्टिगेशन हुई 1 साल के वो जो मलक रियाज है उसका पैसा उन्होंने साबित किया कि ये ब्लैक मनी है, ये वाइट मनी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। वो पैसा बेसिकली तो हुकूमत पाकिस्तान को लिखा गया कि पैसा आपको वापस आ रहा है क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी था, उनका कानून है। इन्होंने अब उसमें अगर ये कर दिया कि वो नंबर 1 मैंने अकाउंट होता है स्टेट बैंक का, उसमें पैसा जाना था, इन्होंने वो पैसा मंगा लिया मलक रियाज के अकाउंट में, उसका जो जुर्माना था 480 अरब के कितना था उसमें जमा करा दिया, और उसके बदले मलक रियाज से वो अलकादर यूनिवर्सिटी की मैंने 400 कितने वो ज़मीन है वो ले ली। आप मुझे बताएं उसके, ये कहते हैं नहीं जी वो तो एक खैराती या काम है, ये बताएं उसके बेनिफिशरी कौन है? एक इमरान है, एक बुशरा बीबी है। तो बात ये आपने ये जो काम किया है तो इसकी तो आपने अवाम का पैसा एक उस मलक रियाज के अकाउंट में डाल दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने उसने अदा करने थे अपने पैसों से। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वहाँ से आया वो इन्होंने जमा कराया। तो ये किसका कसूर है? मेरा कसूर है? आपका? पीएम साहब उस तक इमरान साहब थे, उन्होंने अपनी काबीना को एक खत लहराया, ये खत है, इसको खोलना में नहीं है, बस मैं ये इसको भेज रहा हूँ। और पीटीएस पे क्या मौक़िफ़ दे रही? को बेनिफिशियरी नहीं है, ट्रस्टी हैं। देखिए जी मुझे आप बताएं ना कि उसके बेनिफिशियरी कौन है? उसके कौन है जी? वो एक बुशरा है। आपका भी कमेंट लूंगी इसमें ना, फिर मैंने अहमद वैसा पे बात ये है कि इन्होंने अब अगर एक जज साहब ने अब आप आ नहीं रहे, क्या काम है? इमरान क्यों नहीं आया जेल से? इधर बुशरा बीबी क्यों नहीं आई? आपको सजा अगर जाहिर है कि अगर आपको कोई फीलिंग है कि ये हमारे खिलाफ कोई फैसला हो रहा है या हम इसको डिले करेंगे, वो मेरा ख्याल है 20 का इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप उधर से जब हल्फ उठाएगा तो साथ ही वो ऑर्डर करेगा कि इमरान को बाहर लाओ।
और ये चीज़ें ख़त्म करो। तो ये तो नहीं होगा अगर इमरान इस बात पे बैठ गया है कि मुझे ट्रंप आज़ाद कराएगा। पहले तो कहता था ट्रंप ने, अमेरिका ने तो मेरे खिलाफ साजिश की है। तो बात यह है कि ये हमेशा इमरान खान ने सियासत की है, निज़ाम तराशी की। मैं ना मानूँ 2 मई, मैं ना मानूँ 26 नवंबर, मैं ना मानूँ। अब क्या कहता है, अब कहता है जी अच्छा मैं बैठता हूँ। अब आप देख लें जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लिख के नहीं दिया। अब आप तारीख आएगी पता चल जाएगी। ठीक है अहमद ओवैस साहब, अब ये जो फैसला मौखिर हुआ है इसकी क्या वजह आपको समझ रही? वजह सीधी सीधी है कि पेश ही नहीं हो सके ये लोग, तो फिर इल्ज़ाम या शिकायत अदालत के खिलाफ गिले शिकवे या इसके साथ साथ हुकूमत पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अदालत ने फैसला मौखिर किया है तीसरी बार और वजूहात आपके सामने हैं, तो वो हुकूमत पे तनकीद क्यों की जा रही है आपके लोगों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि ये अभी देखिए ऐसे मौके पे जबकि फैसला और 4 रोज़ के लिए 3 रोज़ के लिए मौखर हुआ, ये कोई वक्त है कि जहाँ पे बैठ के दुश्मनाम दराजी जो है इमरान खान के ऊपर वो हमारे मोहतरम हैं। अभी मैं करने लगूँ तो मैं मेरे ख्याल इतनी लंबी दास्तान मियाँ साहब की तो करप्शन की है कि वो मेरे ख्याल में ये वक्त ख़त्म हो जाएगा और वो ख़त्म दास्तान ख़त्म नहीं होगी। ये गलत बात है। और ये फैसला जब आ रहा है जब और 17 को आ जाएगा फैसला, तो फैसला जो भी आ जाएगा हम बैठ के फैसला लिख रहे हैं या हमने कोई ट्रायल कंडक्ट किया है? देखिए पहली बात तो यह है कि इसमें फैसला जो है जेल ट्रायल आई है। अब जेल ट्रायल के अंदर आप यूं देखिए कि जेल ट्रायल के अंदर एक चीज़ जो है वो जो मुलज़म का हाजिर होने के मुतालिक बात की जाती है वो इसलिए होता है कि वो एब्सकॉन्ड कर जाता है, फैसला आता है वो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो ऑलरेडी वो जेल में है, तो वो आया नहीं था, वो जेल से फरार हो जाएंगे इमरान खान। जेल में बड़ी गलत सी बात जो है वो उसको हवा दी जा रही है किसी भी वजह से। नहीं, सवाल यह है कि किसी वजह से भी ना भी आया तो फैसला तो सुना सकते हैं। उसमें ये एहतमाल तो नहीं है ना कि फैसला, तो सवाल यह है कि वो ओपन कोर्ट में वहाँ जेल ट्रायल जैसा भी हुआ फैसला सुना देंगे। वो इमरान खान है या नहीं है? इमरान खान तो पहले जेल में है, वहाँ पे ये खतरा तो नहीं है या ये खदशात तो नहीं है कि वो जेल से गायब हो जाएगा कहीं पर। अच्छा अहमद ओवैस साहब, अगर उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया जाता फिर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होता? यूं हुआ तो पैसे का फलां हुआ, अब ये वो वक्त नहीं है। हाँ, जब फैसला सुनाया जाएगा तो फिर जब फैसले के ऊपर देख के मौक़िफ़ लेंगे ना, फिर उसके बाद जो बात नहीं, अगर आज गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया जाता, जैसे कि कंपैरिजन किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला आया था तो यहाँ पे नहीं थे, फिर आपकी पार्टी का क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू या मौक़िफ़ होता? तो फैसला ठीक सुनाया था उन्होंने, अगर वो नहीं था तो क्या हुआ? वो तो फैसला वो तो बिल्कुल प्रूवन केस था। जो नवाज शरीफ की वो जायदाद आज भी वो एवरग्रीन मेरा सवाल ये है मधुबेश साहब, मैं दोहरा देती हूँ, मैं पूछना ये चाह रही हूँ सऊदी अरेबिया में अगर आज बुशरा बीबी इमरान खान की गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया जाता, इंतजार ना किया जाता और फैसले को मौखिर ना किया जाता, फैसला सुना दिया जाता, फिर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होता? हाँ हाँ बिल्कुल कुछ भी ना होता, फैसला फिर फैसले के खिलाफ अपील होती। दोनों सूरतों में जो भी लूजिंग पार्टी है वो अपील करती है, उसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। अदालत का फैसला है, वहां जाके जज के हाथ तो नहीं पकड़े जाते, फैसला तो वो लिख के आ गया, कुछ भी ना होता। अब उसके बाद तो उसको आपने दोनों पार्टियों ने अपील ही करनी है, जिसके भी यानी अपने माइंड बनाया हुआ कि फैसला खिलाफ है और अपील में जाना है। उसके अंदर यहाँ पे ये बात करनी कि यूं हुआ और फलां हुआ, जैसे ये हाँ जी, मैंने कहा आपने पहले से माइंड बनाया हुआ कि अपील में जा रहे हैं आप लोग। क्या फरमाया आपने? जी अहमद ओवैस साहब चले। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हम जा रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो भी पार्टी समझेगी कि उसके खिलाफ फैसला आया है वो अपील करेगी, या राइट ऑफ अपील है उसको। ठीक है, ये तो नहीं है ना कि कोई भी लूजिंग पार्टी जो है वो अपील नहीं करेगी, वो जरूर करेगी। हाफिज एहसान भाई, मैं वैसे एहसान भाई फिर आपको हाफिज भाई कहती हूँ हमेशा, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन एयर भी। अच्छा हाफिज एहसान, चलिए हाफिज भाई ठीक है ना। हाफिज भाई ये जरा बताइएगा कि आज इस बात पे भी तनकीद हो रही थी कि जजेस अगर 8 बजे 8:30 बजे आके बैठ गए तो थोड़ी देर और बैठे रहते, वेट कर लेते, क्यों उठ के चले गए?
देखिए चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है कि आज जो जज ने इस केस को एडजर्न किया है, उन्होंने अपनी अदालत की इज्जत बचाई है और मेरा ख्याल है ये मुनासिब मतलब ये जो मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि कुछ देर और वेट करते, क्या जज साहिबान पे ये बात लाजिम है कि वो वेट करें मज़ीद? ये है कि वो जो भी देखे ना कि अगर वो जो भी करते उन पे क्रिटिसाइज आना था, चूँकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अदालतों को बहुत ही कंट्रोवर्शियल कर दिया है और हमने अपने जो पॉलिटिकल प्रोसेस के इश्यूज थे, जो पॉलिटिकल डायलॉग के थे, उनको हम डोमिनेट करते हैं अपने लीगल मैटर्स के अंदर। अब ये है कि अगर वो जज साहब आए, उन्होंने आवाज़ दी, उन्होंने अंदर 2 दफ़ा पैगाम भिजवाया, उन्होंने कहा मैंने नहीं आना, मेरी फैमिली आएगी तो मैं आऊँगा। उसके बाद फैमिली का पता किया गया, फैमिली नहीं आई, उन्होंने उस केस को एडजर्न कर दिया कि जी अगली 17 तारीख को मैं इसका फ़ैसला जो है वो सुना दूंगा। अब फैसला जो भी आए, अब उसके अंदर ये है कि एक स्टेट ऑफ माइंड जो है वो उस चीज़ के अंदर आपको नज़र आएगा। एक उसके अंदर नज़र ये आएगा, एक चीज़ तो कम अज़ कम इस केस के अंदर ये है कि ये तकरीबन 1 साल ये केस चला है। फरवरी 2024 के अंदर इस पर चार्जशीट फ्रेम हुई है, 100 से ज़्यादा इसके अंदर हेयरिंग आई है और किसी जगह डिफेंस साइड ने ये नहीं कहा कि हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी या क्रॉस एग्जामिनेशन दिया नहीं गया है। 36 से ज़्यादा इसके अंदर गवाह आए हैं और आईओ के ऊपर कई दिन तक इन्वेस्टिगेशन आई है। 76 क्वेश्चनर जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को और उनकी वाइफ को दिए, यानी कि फुल अपॉर्चुनिटी उस चीज़ के अंदर। तो उस जज को ये क्रेडिट तो देना कि उसने हेस्ट नहीं किया। और आज भी अगर उसका ये है, मेरा ख्याल है कि उन्हें ये पहले दिन ये चाहिए था कि छुट्टियों के बाद ही इसका फैसले का अनाउंसमेंट की डेट देते कि जी मैं करूँगा। अब उन्होंने कर दी है, अगली डेट पे आए। अब आप देखें कि 6 के बाद ये कहा गया कि फैसला आना चाहिए, फैसला आना चाहिए, और भी फैसला वो आएगा जो फैसला जज डेट दे देगा। अब जज ने आज डेट नहीं दी, उसने कहा है कि जी मैं आपका वेट कर लेता हूँ, अगली डेट के ऊपर आप आइएगा, मैं उसको सुना दूंगा। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिसके ऊपर आप एक क्रिटिसिज्म के, और जज अगर फैसला अगली डेट पे कर देगा तो बिल्कुल बात अवैध साहब की सही है कि वो अपील कर लेंगे। अब मैं कल एक प्रोग्राम के अंदर था, तो इस केस के अंदर जो कुछ हैं या बाहर जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने तो इस केस की अपील भी तैयार कर ली है। अब आप इमेजिन करें ना कि अपील, अहमद अवैध साहब को पता है कि आप वो चीज़ मद्देनजर रख के करते हैं कि मुझे कौन सी ऐसी चीज़ है जो जज ने इन अकॉर्डेंस विद लॉ या फैक्ट्स की नहीं है। तो अगर स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आप हर चीज़ को लेके जाएंगे और उसके अंदर जाके आप पूरे जुडिशल सिस्टम को जो है वो आप कहें कि हमें इस पर एतमाद नहीं है, और वही जुडिशल सिस्टम जो है हर मामले के अंदर जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, उनकी वाइफ को जो है वो रिलीफ भी देता है। आप हाई कोर्ट के अंदर कोई केस देख लेना कि जिसके अंदर उनकी वाइफ को या उन्हें रिलीफ ना मिला हो, अभी भी वो बेल्स पे इस केस के अंदर है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमें कुछ ना कुछ स्पेस जो है जुडिशियल सिस्टम को और कुछ ना कुछ जज को देनी चाहिए। और अगर जज ने कर लिया है तो उसको ये, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना भी आप चारपाई पे बैठ के अब हिल क्यों रहे हैं, तो उसने अगर ये कर दिया ठीक है, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट करें। जब जजमेंट आती है, अगर जजमेंट खिलाफ आती है तो आप बिल्कुल उस पर बात करें। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात के खिलाफ रोज़ाना के बुनियाद पर समातें हो रही हैं, लेकिन जज साहिबान के जो कुछ कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, उनसे ऐसा तासुर जा रहा है कि एक कन्फ्यूजन है कि आखिर जो सिविलियंस हैं उनके जो केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट, फौजी अदालतों में ये केस कैसे भेजे जाते हैं, मतलब किस उसूल के तहत, किस कायदे के तहत। इसमें अभी तक जो कोई इबहाम है, इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। और डॉक्टर फिजा साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो 1967 से इन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियंस के ट्रायल है उन्हें वैलिडेट करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट 1975 से लेके इस जजमेंट तो जो है उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि 1967 की जो कानून 2D1 या 2D12 या सेक्शन 59(4) है ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 1972 से लेके 2022 तक 1875 ऐसे सिविलियंस थे जिनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किए गए। नहीं, एक पीटीआई के दौर के अंदर 180 ऐसे लोग थे जिनको ट्राई किया गया। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 250 से ज़्यादा जो लोग थे जिनकी सज़ाएं पेशावर हाई कोर्ट ने सेट असाइड की, उनके खिलाफ पीटीआई ने एज ए फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे अपील की और कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। अब दो आपके पास सेट हैं।
अगर पाकिस्तान का लॉ जो है वो ये बकौल एक आर्गूमेंट के सिर्फ टेररिस्ट के लिए है, तो ना पाकिस्तान की अदालतें टेररिस्ट को ट्राई करने देती हैं, जो आपके सामने पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट आई, और दूसरा अगर पाकिस्तान का लॉ ये इजाज़त देता है तो आप वहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स की डिस्टिंक्शन कर, दुनिया के किस मुल्क के अंदर है कि मॉब की सूरत के अंदर जाके आप उस लॉज की वायलेशन करें और आप बात के अंदर कहें कि ये मैं पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे लेना नहीं चाहिए। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए था कि उनके खिलाफ एक्शन करते कि आप हमें क्यों इस चीज़ के अंदर लेके आ रहे हैं जिससे हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लग जाएगा। फिर दूसरी उस चीज़ के अंदर है कि ये जितनी भी क्वेरीज आपकी की जा रही हैं कि ट्रायल किस तरह होना चाहिए, ये तो सारी चीज़ें 52 साल से सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, और जहां वो समझती है कि जजमेंट गलत आई है वो उसको सेट असाइड कर देती है, रिवर्स कर देती है, मॉडिफाई कर देती है, सजा कम कर देती है, सस्पेंड कर देती है। और ये आज से हो नहीं रहा। 1975 में सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने कहा, 1995 के अंदर 5 मेंबर्स बेंच ने कहा, 2007 के अंदर कितने मुल्क के जस्टिस हमूद रहमान से लेके चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली तक जो चीफ जस्टिस रहे उन्होंने वैलिडेट किया है। आपकी जजमेंट्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर रिकग्नाइज किया गया है कि पाकिस्तान की अदालतों का पूरा जुडिशियल ओवरसाइट मौजूद है। और अब आप इस स्टेज के कहें कि अच्छा जी अदालत के अंदर केस जाता किस तरह है, कौन सुनता है। बरतानिया और अमेरिका के अंदर ये भट्ट साहब बैठे हैं, जितनी ज्यूरी फैसले करती है माइनर से लेके मर्डर तक, उनमें से तो कोई एक भी लॉ ग्रेजुएट नहीं होता, कोई ट्रक ड्राइवर होता है, कोई उसके बाद जो है वो आपका जाके एक ऑर्डिनरी फैक्ट्री वर्कर होता है, कोई गवर्नमेंट का मुलाजम होता है। तो क्या वो सारे ट्रायल करते? एक वो लॉ क्लर्क ही असिस्ट कर रहा होता है ना। असल ये है कि जो फैसला आता है, क्या कानून, अगर कानून बरतानिया और अमेरिका की ज्यूरी को इजाजत देता है कि लॉ ग्रेजुएट के बगैर केस कर लें, तो अगर पाकिस्तान का मिलिट्री लॉ के अंदर अगर इजाजत है कि जी आप सर्विंग ब्रिगेडियर जो है या मेजर जनरल जो है वो कर सकता है, ये जनरल जो है, तो क्या ये, हाँ ये है कि अगर उस सजा के अंदर कोई प्रॉब्लम है आप उसको सस्पेंड करें, सेट असाइड करें। अब लॉ जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया है, उसकी वैलिडेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है, और 62 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कहे कि अब हमें ख्याल ये आया कि तो 62 साल के अंदर जो सजाएं आपने दी हैं, जो प्रिंसिपल आपने डिसाइड, पीटीआई या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ये नहीं कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं। आज तक अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस कोर्ट के ट्रायल खराब है, आज तक बरतानिया ने तो नहीं कहा था। इंडिया लेके गया था ये बात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की है या पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो आज़ाद नहीं है। उन आईसीजे ने तो हमारे फैसले मान लिए कि जी बिल्कुल जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। हमने एक कंट्रोवर्सी की, और मेरा ख्याल है कि ये कंट्रोवर्सी जो है ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का जो फैब्रिक है उसको डैमेज कर रही है। सवाल तो ये भी आया, अब जो आपने ऑब्जर्वेशन, सवाल ये आया कि अगर ये इन लॉज को ख़त्म कर दिया जाए तो आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को, चाहे वो सिविलियंस है या स्पाई है या जो भी है, उसका बैकग्राउंड सिविलियन या मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर लोग हैं या आर्मी, आप ट्राई कर सकते नहीं कर सकते। एक जज साहब ने ये कहा कि जितने भी केसेस मेरे पास एज ए जज के तौर पे आए हैं, मैंने देखा है कानून शहादत भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर भी कोड भी अप्लाई होता है, अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है हम रेक्टिफाई कर देते हैं। दूसरे जज साहब ने कहा कि मैं एज ए डिफेंस लॉयर जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जाता रहा हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी मर्जी का लॉयर कर सकते हैं, आप एविडेंस लेके आ सकते हैं। 342 की स्टेटमेंट है। क्या 1875 आज तक जो सिविलियंस आए थे सारे के सारे आप होल्ड हुए, कोई कम हुए हैं, कोई ज्यादा हो गए? तो ये जो लॉ को बनाना पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रेट। हाँ, या ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट इन लॉज को वापस ले ले, या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1975 में फैसला कर देती कि इस मुल्क में नहीं होता, तो उसका कोई हल तो निकाला जाता है ना। ये तो नहीं है कि आप एक ब्लैंकेट के तौर पे आप ये कहें कि ये चीजें हो ही नहीं सकती और आप सीधी 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें जब आर्टिकल 8 की पार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सवालात वो थे कि अगर ये हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता तो शायद काफ़ी चीज़ें एड्रेस थी। अब जो पिछला फैसला 4-1 से आया, जो माइनर बेंच का आया, उसके अंदर इसी चीफ जस्टिस ने कहा ना कि भाई साहब आपसे बड़े बेंचेस ये फैसला दे चुके हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर, फेयर ट्रायल के ऊपर, इक्वल ट्रीटमेंट के ऊपर, अगर हमें इख्तलाफ है तो हमें लार्जर बेंच में जाना चाहिए। नई बात, यही वो ग्राउंड्स है जिन या लॉ ठीक है या लॉ ठीक नहीं है। एवेल्युएशन ऑफ एविडेंस की बुनियाद के ऊपर अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, या इस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि किसका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जब चला जाए तो फिर इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि गलत है, और वो सारा इख्तियार जो उस स्पेशल जज के सामने
549 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर हैंडिंग ओवर टेकिंग हुई थी, वो ऑर्डर थे जिनको चैलेंज करने चाहिए थे कि भाई साहब ये डिस्क्रिप्शन गलत है, इसको जाए लॉ की वायरिस के ऊपर जाके पूरे एक जो एस्टैब्लिश जूरिस्प्रूडेंस है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इनको कंसीडर करेगी और इसके ऊपर एक वेल जिस थॉट जजमेंट जो इस पे आएगी। ठीक है जी, चलिए जी हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाना है मुझे, बाकी दोनों मेहमान घंटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भट्ट साहब, अहमद ओवैसा मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ एहसान अहमद साहब ब्रेक से पहले मौजूद थे, उनको कहीं जाना था, उनकी कमिटमेंट थी। अच्छा जी नासिर भट्ट साहब, अब ये जो मुज़ाकरात वाली बात है वहाँ पर आ जाते हैं। मुज़ाकरात के जो दौर हो चुके, अब अगला दौर भी सुना है कि होगा और कामयाब भी शायद हो जाए, ये तो चलते रहेंगे। ये फ़ैसला जो भी आ जाता है, अब अगली जो तारीख दी गई है, क्या वो फ़ैसला बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासिर करेगा मुज़ाकरात को? देखें, मुझे नहीं समझ आती कि मुज़ाकरात का उस फैसले से क्या ताल्लुक है। फैसला जज साहब ने सुनाना है, मुज़ाकरात आप हुकूमत से कर रहे हैं। सर लेकिन आपको पता है ना वो मुज़ाकरात क्यों नहीं डिस्टर्ब हो सकते अगर फैसला इनके खिलाफ आता है? देखे ना, ये तो फैसला पीटीआई ने करना है ना सर। वो तो तनकीद आज भी आप पे कर रहे हैं, कह चुके हैं अभी वो कल। व्हाट्सएप इस तरह भी आज भी तो फैसला अदालत ने मौखर किया ना, तनकीद सारी आप लोगों पर हो रही है। देखे ना, ये तो फिर एक पीटीआई का हमारा ट्रेंड बन गया। उन्होंने बोलना होता है, कोई भी अच्छा काम करें तब भी उसके खिलाफ बोलेंगे, बुरा काम करें तब भी उसके खिलाफ। उन्होंने बात करनी है, इल्ज़ाम तराशी करनी है। देखिए, मुज़ाकरात कब से, पहले 23 दिसंबर से शुरू हुए या 24 से, यही कोई डेट है। आज तक उन्होंने मुज़ाकरात शुरू नहीं किए, लिख के कुछ नहीं दिया। मुलाकातें भी होगी, दो कल भी मुलाकात होगी उनकी। अब जो आगे मुज़ाकराती टीम हम जब बैठेंगे तो अगर उस वक्त भी वो लिख के नहीं देते, आप तो पहले कह रहे हैं हम लिख के देते हैं, ये पहले दिन कर लेते। और मुज़ाकरात करने हैं तो पहले कर लेते। अब मुज़ाकरात शुरू हैं, हुकूमत सिंसियर है। मुज़ाकरात अब पीटीआई कहती है ना कि मैं मुज़ाकरात अब करती हूँ, हम तो पहले भी तैयार हैं। लेकिन जो बातें करते हैं, देखें इमरान खान से मिलकर जब लोग बाहर आते हैं ना, वो जितनी कमेटी के मेंबरान हैं वो अलग-अलग बोलियाँ बोलते हैं। कोई कहता नहीं जी हम मुज़ाकरात में सीरियस है, कोई कहता नहीं जी हम ये करेंगे। बात ये है कि हम तो तैयार हैं, बट सब आप लोग तैयार हैं, आप लोग सीरियस भी हैं, लेकिन पहले मुतालिबात की बात नहीं होती, तब आप लोग मुतालिबात भी रखने लगे हैं सामने। नहीं देखे ना, मुतालबात तो पहले दिन रख लेते, तो आज कई बातें चलती हम कंटिन्यू करते। अब ये भी ज़रूरी है कि इमरान खान कहता है, इमरान खान ने अपनी जो कमेटी है ना, मुज़ाकराती कमेटी, उसको ये इख्तियार दिया ही नहीं। वो कहता है सिर्फ सुनो, फिर मेरे पास आ जाओ, मैं बात करूंगा कि मैंने आगे बात करनी है कि नहीं। हमारी जो देखे इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, काफ लीग है, मुस्लिम लीग नून है और MQM है, बाकी वो दूसरे भी हैं, तो वो सब उस मुज़ाकरात की टीम में शामिल हैं लोग। क्योंकि एक पूरी मुज़ाकराती टीम में जमात जितनी कोलिशन के लोग हैं वो सारे शामिल हैं। इमरान खान तो अपोजिशन भी इकट्ठी नहीं कर सकता। लेकिन अब हम देखते हैं मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, अच्छी बात है, मुज़ाकरात से ही जो अच्छा। बट सब ये कोई डाउट है किसी किस्म के? बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं मुज़ाकराती कमेटी में, तो आपको क्या लगता है कि मुकर जाएंगे अपनी बात से कि लिख कर देना ज़रूरी है? देखें, हमेशा लिख के देना। देखें ना, चार्टर ऑफ डिमांड होती है, आप मैं और आप बैठते हैं, हमारे चलिए पेपर वर्क हो जाता है, ठीक है, डिसिप्लिन भी होता है। हाँ, कि मैं लिख के देता हूं मेरी ये डिमांड है, उसमें से वो एक डिमांड मानते हैं, दो नहीं मानते, और ये भी चांस होता है कि मुकर ना जाए, तो फिर मुकरने की गुंजाइश नहीं। बात ये है कि जब लिख के देना सबसे बेस्ट होता है कि आप कहते हैं जी हमने ये आपको लिख के दिया था, हमारी ये डिमांड है। अब एक बंदा कहे जी हमारी डिमांड है कि इमरान को रिहा करो, दूसरा कहता है मेरी डिमांड। इमरान को तो बाहर आना है तो अदालत के जरिए आना है, उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये कहते हैं जी कोई प्रिजनर है, हमारे जो सियासी प्रिजनर कोई भी नहीं है। वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई किया, जिन्होंने 26 नवंबर किया, ये सियासी प्रिजनर नहीं है, इन्होंने जराइम किए। ठीक। अहमद ओवैस साहब, आपने नासिर भट्ट साहब को भी सुना, तो अहमद ओवैस साहब हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में, जैसे कि उनका कहना है। अब जारी बात हुकूमत भी अपने मुतालिबात रखना चाह रही है, तो आप लोगों के बारे में एक तासुर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है कि दोनों मुलाकातों में शायद PTI वाले संजीदगी का इजहार नहीं कर रहे, मुतालिबात लिख कर देने की बात की, उन्होंने कहा नहीं हम लिख कर नहीं देंगे, कभी क्या बात की जाती कभी क्या की जाती है, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? हाँ देखिए, भट्ट साहब जो बातें कर रहे हैं ना, वो कोई हकीकत से हट के बस जो इन्होंने परफॉर्मेंस कहीं दिखानी है शायद, इसलिए
वो वहाँ परफॉर्मेंस दिखाने की बात कर रहे हैं, इससे ताल्लुक नहीं रखता हूँ। बात यह है कि देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, तो 2 तारीख के बाद मुज़ाकरात को डिले करने का जिम्मेदारी किसकी थी? हुकूमत की। जब उन्होंने कहा था कि इमरान से हम मिलके और उसके बाद हम यहाँ पे अपने मुतालबात देते हैं, तो इन्होंने कहा हाँ जी आप फौरन में जाके मिल लें। वो मिलने में 11 दिन लगा दिए। ये तरीका तो जो है आप खुद ही सोचें कि इसमें से डिले जो है वो किससे वो खाते में जाता है। और दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक में आप देखें वो लीडरशिप जो बहुत गरीब लीडरशिप थी, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को उठा के आज तरक्की याफ्ता सख्त में लाके खड़ा कर दिया दुनिया के। और उसकी मिसाल जो है वो सिंगापुर की देख लीजिए, उसकी मिसाल मलेशिया की देख लीजिए, उसकी मिसाल इंडिया की देख लीजिए। महातर को आज तक किसी ने उंगली उठाई नहीं है कि ये कोई कौमी खजाने में से कोई पैसा लूट के खा गया। इसी तरह से इंदिरा का यहाँ पे जब इंडिया में जब ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री की वहां पर डेथ हो गई थी, उनके प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी बेवा को प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के एक रेंटेड अपार्टमेंट में घर लेना पड़ा था कि जगह नहीं रहने के लिए। और उनका गुलजारीलाल नंदा अभी जो है वो एक रेंटेड उनके खिलाफ डिग्री जजमेंट की हुई थी जब उसकी डेथ हुई। हमारे यहाँ पे इमरान खान, ये नवाज शरीफ को आप देखिए 1980 में ये आए सियासत में, 90 में प्राइम मिनिस्टर बने। 10 साल के अरसे के अंदर इनकी 10 साल की रिकॉर्डेड है जो इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा अहमद अवैस साहब, महफूज है। आखिरी 2 से 2.5 मिनट जरा मुझे बताइएगा, शेर अफजल मरवत साहब को जो दोबारा शोकॉज नोटिस दिया गया है, अहमद अवैस साहब एक बता दूं सर, बड़ी इतनी बात ही करूंगा कि मुल्क सारा गरीब हो गया और ये अरबों की जायदाद पाकिस्तान के पैसे से लूट के अमीर हो गए। ये सत्यानाश हो गया मुल्क का। मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात जो है मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब की जो स्टील फैक्ट्री थी उसमें हजारों मजदूर काम करते थे जब मियां साहब सियासत में भी नहीं थे। आप कैसी बातें करते हैं? आप वहीं अभी तक वहीं खड़े हैं। एवन फील्ड की आप बातें करते हैं, वो उनके वालिद साहब ने खरीदा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जितना अरसा के अंदर वो वज़ीर-ए-आज़म रहे, मेरी सुने, मुझे बताएं एक दफा भी कोई ऐसी चीज सामने आई? हमेशा नवाज शरीफ के दौर में काम हुए इस मुल्क में। आपका जो ये नाम ने लीडर है वो 3 साल में इस मुल्क पे मुसल्लत रहा, क्या किया उसने आज तक सिवाय इसके कि ये चोर है फलां चोर है? एक काम ऐसा बताएं जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया। ये मुल्क ऐसे तबाह थोड़ी हो गया। देखे ना, ये मुसल्लत हो गया 2018 में। आप मुझे बताएं क्या वो आरटीएस बंद करके इसको नहीं वोट चोरी करके बनाया गया वज़ीर-ए-आज़म? क्या किया उसने 3 साल में? उसकी वो टीम थी कि मैं 1 साल में ये कर दूंगा, अरबों रुपए वापस लेके आऊंगा, वो सारे रस्तों किधर गए? भाग गए। आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, झूठ बोला। अब उसका झूठ अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। जो आपने जराइम किया उसकी सजा अदालतों से आपको मिलेगी, और इमरान को अगर माफी मिली तो अदालत देगी, इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ऐसी थोड़ी बात है। चले अहमद अवैस साहब लास्ट में जरा बता दें, शेर अफजल मरवत साहब को ये जो शोकॉज नोटिस दिया गया, उनकी बात में कुछ गलत क्या था जो उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पार्टी आइन के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी जनरल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम पार्टी के आइन को पामाल करेंगे तो पाकिस्तान के आइन की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे इसकी डिटेल मालूम नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैंने इसकी डिटेल देखी नहीं है, क्या इसमें जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने नहीं देखा होता। नहीं हो सकता उनको उनकी नजरों से ना गुजरा हो ये मामला। ठीक है जी, अहमद वैसे अपना लास्ट कमेंट दे दीजिएगा, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है जी। मैं कह रहा हूँ कि सिंसियरली अगर मुज़ाकरात करके इस मामले को हल करेंगे ठीक है, तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, अगर डिले करेंगे तो ये इनके लिए नुकसान है, क्योंकि ये पार्टी लीडरशिप तो पहले जेल में है। आपका लास्ट कमेंट। मुज़ाकरात हुकूमत इसमें सिंसियर है, हुकूमत बिल्कुल मुज़ाकरात करना चाहती है। अब हमें इमरान का ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक नहीं है, अगर वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है तो हुकूमत तैयार है, मुज़ाकरात होंगे। अब आप देख लेंगे अगली जब डेट आएगी मुज़ाकरात की तो ये इनका रवैया आप देख लेंगे। अगर वो लिख के देते हर चीज़ तो मुज़ाकरात कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी सब मेहमानों का, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।